सुहागरात की रात होती है। एक नई नवेली दुल्हन अपने कमरे में बैठ कर के अपने पति का इंतजार करती है, जिसके मन में हजारों तरह के सवाल उमड़ रहे थे। उन सवालों में से एक सवाल कि आज मेरी सुहागरात है, मैं अपने पति के लिए क्या अलग कर सकती हूँ, क्या स्पेशल कर सकती हूँ। दोस्तों, कुछ इस तरह से उसके दिमाग में सवाल उमड़ रहे थे। तभी उसका पति उसके कमरे में प्रवेश करता है, उसके पास आकर के बैठ जाता है। हाँ, समय तकरीबन रात के 10:30 बजे का होता है। पत्नी से बात करता है पति, तो पत्नी को पति पर शक होता है, क्योंकि उसके मुंह से शराब की बदबू आने लगती है। तभी पत्नी पूछती है कि क्या आप आज शराब पी करके आए हैं। तो पति बोलता है कि हाँ, मैं शराब पी करके आया हूँ। तो पत्नी कहती है कि हमसे तो कहा गया था कि आप शराब को हाथ तक नहीं लगाते हैं, तो फिर आप शराब क्यों पी करके आए हैं। तो पति बोलता है कि आज खुशी का दिन है, इसीलिए मैं शराब पी करके आया हूँ। आज के आइंदा मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा। तो पत्नी इस बात पर मुस्कुरा देती है, कह देती है कि ठीक है, आज खुशी का दिन है, लेकिन अब आप कभी आइंदा दोबारा शराब पी करके मत आना। तो पति कहता है कि ठीक है, नहीं आऊँगा। दोस्तों, इसके बाद में लड़की सोचती है कि अब सुहागरात मनाई जाएगी, लेकिन पति तभी और शराब पीने लगता है। कबर्ड से निकालता है और शराब पीने लगता है। अब पत्नी जब ये देखती है कि पति दोबारा से शराब पी रहा है, तो फिर उसे रोकती है। पति बोलता है कि आज तुम मुझे नहीं रोक सकती हो। हाँ, मैं शराब पी कर के रहूँगा, तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकती हो। हाँ। तो पत्नी बोलती है कि अभी तो आपने वचन दिया था कि अब आप शराब नहीं पिएंगे। तो पति बोलता है कि कैसा वचन, काहे का वचन, हमारा तो रीति रिवाज है झूठ बोलने का, हम तो झूठ सदा से बोलते आ रहे हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। हमारी जो तुमसे शादी हुई है वो भी झूठ बोल करके हुई है। मैं तो पहले से शराबी था और आज भी शराब पी रहा हूँ और आगे भी पीऊँगा। दोस्तों, बस जब ये सुना पत्नी ने, दुल्हन ने, तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो बेबस हो गई, थोड़ा सहम गई और फिर अपने पति को डाँटने लगी, फटकारने लगी कि जब शराब के इतने ही शौकीन थे तो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद क्यों किया, हमसे शादी क्यों की। दोस्तों, ऐसा कहती है और इतना जैसे ही कहती है, तभी पति भड़क जाता है और भड़कने के बाद उसके साथ में मारपीट करने लगता है और मारपीट की सीमा को इतना लांघ देता है कि फिर उसके हाथ पैर बांध देता है और हाथ पैर बांधने के बाद में उसके साथ अपनी सुहागरात की रात में ही संबंध बनाता है। दोस्तों, उस दुल्हन ने कभी सोचा भी नहीं था सपने में भी कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है उसकी सुहागरात की रात में। दोस्तों, फिर इसके 2 दिनों के बाद ही वो लड़की अपने पति से तलाक ले लेती है और तलाक के बाद में जब 4 साल गुजर जाते हैं, उसे दूसरी जगह रिश्ता ढूंढते ढूंढते और उसे कोई रिश्ता नहीं मिलता है, तो उसी पति के घर आती है जिस पति ने सुहागरात की रात में उसके साथ हैवानियत की थी। नमस्कार, प्रणाम। क्राइम वार्ता के इस नए अध्याय में, नई कहानी में फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है, ये कहानी भी कुछ इस प्रकार की है कि एक पत्नी को एक पति के द्वारा धोखा मिलता है। उसकी शादी उससे धोखे से हो जाती है और फिर बाद में वही पत्नी अपने पति से बदला लेने के लिए 4 सालों के बाद घर में प्रवेश करती है। आइए दोस्तों, कहानी को इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं पूरी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आए, ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करता हूँ। निशा, जिसकी की शादी की उम्र हो गई थी लगभग 20-22 वर्ष, तो उसके पिता जो थे वो उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है और 6 महीने के समय गुजरने के बाद उन्हें अपनी जाति में, दूसरे अलग गोत्र में अपनी हैसियत का कोई भी लड़का नहीं मिलता है। तो फिर वो उदास हो जाते हैं, क्योंकि लड़की की उम्र 20-22 वर्ष हो चुकी थी। तभी पास ही के गांव का एक मीडिएटर था, बिचौलिया जिसे बोलते हैं, जो लोगों की शादी कराता है। तो वो उनके पास जाता है, निशा के पिता के पास, और उनसे बातचीत करता है। कहता है कि मैंने सुना है कि आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लड़का ढूंढ रहे हैं। तो पिताजी बोलते हैं कि हाँ भाई, मैं ढूंढ रहा हूँ। तो बिचौलिया बोलता है कि आप ऐसा कीजिए कि उस दिन चलना हमारे साथ, और अगर आपको लड़का पसंद आ जाए तो वहीं शादी पक्की कर देना। तो लड़की के पिता बोलते हैं कि ऐसे कैसे पक्का कर देंगे, लड़की का बाप हूँ मैं और अपनी हैसियत से लड़की
को देख करके, रंग रूप को देख करके ही लड़की को पसंद करूँगा। तो मीडिएटर बोलता है कि देखो, मैंने भी आपकी लड़की को देखा है और आपकी हैसियत को भी देखा है, आपकी जाति धर्म को भी देखा है, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ चलना। तो निशा का बाप बोलता है कि ठीक है। दोस्तों, दोनों में बात पक्की हो जाती है और फिर 4 दिन के बाद ही दोनों चले जाते हैं वहाँ से 10 किलोमीटर के दूसरे गांव में। और जब वहाँ पर लड़की का बाप, जो निशा का बाप था, वो जब लड़के को देखता है तो लड़का वही 25-26 वर्ष का था और सुंदर था। खेत खलियान था उसके पास में, तो वहाँ पर उसे पक्का कर देता है और उसकी भी शादी फिक्स हो जाती है। दोस्तों, 10 दिन के बाद ही फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। निशा की शादी रोहित के साथ में हो जाती है। अब रोहित और जो बिचौलिया था वो आपस में दोस्त थे और उनमें बातचीत हुई थी। रोहित ने मीडिएटर से बोला था कि तुम मेरी अगर शादी करा दोगे तो मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। अब रोहित की शादी 25-26 वर्ष तक की अवस्था में इसीलिए नहीं हुई थी क्योंकि वो शराब का शौकीन था, जुआ खेलता था, सट्टे लगाता था, इसीलिए उसकी शादी नहीं हो रही थी। अब वो घर में अकेला पड़ गया था, खाना बनाने के लिए कोई था नहीं, माँ बीमार रहती थी। तो उसने बिचौलिए से बातचीत की और कहा कि मेरी शादी कराओ तो मैं 2 लाख में रहेंगे। दोस्तों, ऐसा सौदा हुआ था मीडिएटर के बीच में और रोहित के बीच में, तो शादी हो गई। अब शादी जब हुई तो शादी के बाद में जब फर्स्ट नाइट सुहागरात की रात हुई तो निशा अपने पति का इंतजार करती है। रात के करीबन 10 बज जाते हैं और रात के करीबन जब 10 बज जाते हैं तो रोहित शराब पी करके कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद पत्नी से बातचीत करता है। पत्नी को, निशा को शक होता है रोहित के ऊपर में कि ये शराब पी करके आए हैं। तो फिर निशा पूछती है कि आप शराब पी करके आए हैं? तो रोहित बोलता है कि हाँ, मैं शराब पी करके आया हूँ। निशा कहती है लेकिन हमसे तो बातचीत हुई थी, मीडिएटर ने बताया था कि आप शराब नहीं पीते हो। तो रोहित बोलता है कि हाँ, सही बोला था मीडिएटर ने, मैं शराब नहीं पीता हूँ, केवल आज खुशी के दिन शराब पी करके आया हूँ। तो निशा मुस्कुरा देती है, बोल देती है कि ठीक है, आज के बाद शराब मत पीना, आज तो तुमने पी ली। दोस्तों, इतना ही कहती है। अब निशा सोचने लगती है कि सुहागरात की बारी है, अब सुहागरात बनाई जाएगी। तभी जो रोहित था वो कप बोर्ड की तरफ जाता है और कबर्ड से शराब की बोतल निकालता है और शराब पीना शुरू कर देता है। जब ये निशा देखती है तो वो घबरा जाती है, सोचने में बस हो जाती है कि अभी अभी तो मुझे वचन दिया है, फिर से शराब पीने लग गए। फिर बातचीत करती है, पूछती है कि आप अब शराब क्यों पी रहे हैं? अभी तो आपने कहा कि आप शराब आज खुशी के दिन पी करके आए हैं। तो रोहित बोलता है कि देखो, ये खुशी का दिन हो या कोई वैसा दिन हो, मैं तो शराब पीता हूँ, हर दिन पीता हूँ। तभी इस बात को सुना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। निशा बोलती है कि अभी तो आपने हमसे वादा किया था कि आप शराब नहीं पीते हैं और आज ही पी रहे हैं। तो इस बात को सुनने के बाद में रोहित भड़क जाता है और कहता है कि देखो, मैं पहले भी शराब पीता था और आज भी शराब पीता हूँ और आगे भी शराब पीता रहूँगा। दोस्तों, अब ये बात सुना तो निशा रोहित के ऊपर भड़की, उसे खड़ी खोटी सुनाने लगी। अब रोहित ने जब ये सुना अपने बारे में कि वो उसे गाली गलौज दे रही है, तो वो कुछ भी नहीं सहता, फिर उसके हाथ पैर बांध देता है और हाथ पैर बांधने के बाद में उसके साथ सौहार्द बनाता है, शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों, निशा ने अपने जीवन में कभी सपना भी न देखा होगा कि उसके साथ सुहागरात की रात में कुछ ऐसी घटना भी घटित हो सकती है। सुबह 10 बज जाते हैं। 10 बजे जाकर के निशा उठती है, उसका एक एक अंग दर्द से कराहने लगता है। तभी जो निशा की सासू माँ थीं, जो कि बीमार रहती थीं, कमरे में आती हैं, निशा को जगाती हैं और फिर उसे काम बताती हैं कि क्या क्या काम है घर में, कहाँ क्या चीज़ रखी है। दोस्तों, निशा दोपहर के समय में अपनी माँ को फ़ोन करती है और माँ को सब कुछ बताती है उस रात उसके साथ क्या क्या हुआ है। तो माँ कहती है कि बेटा, कोई बात नहीं है, पति तुम्हारा जो है वो अभी नया नया है, सुधर जाएगा। तो पत्नी कहती है कि नहीं माँ, वो नहीं सुधरेंगे, बहुत ही अधिक शराब पीते हैं, बिचौलिए ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, हमारी धोखे से शादी कराई है। तो माँ आपसे बार बार समझाती है कि बेटे कोई बात नहीं है, पति सुधर जाएगा, तुम अपना प्यार बनाकर रखना उसके ऊपर। दोस्तों, फिर माँ फ़ोन काट देती है। फिर रात का समय हो जाता है, रात के करीबन 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। पति जो रोहित था वो फिर दोबारा से कमरे में आता है शराब पी करके। शराब पी करके जब आता है, जब निशा ये देखती है, फिर वो घबरा जाती है। दोस्तों, बातचीत होती है, निशा बड़े ही प्यार से बातचीत करती है, लेकिन जो रोहित था वो शराब पी करके आया था, शराब के नशे में
टल्ली था, तो वो निशा को फिर से मारपीट करने लगता है और उसके साथ में फिर से हाथ मांगा के संबंध बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों, निशा जो थी वो हाथ पैर पीटती रह जाती है, लेकिन उसकी मदद के लिए क्यों नहीं कोई भी नहीं आता है। दोस्तों, अगले दिन निशा जैसे ही सुबह होती है अपने घर चली जाती है। घर जब पहुंच जाती है तो उसके माता पिता उससे पूछते हैं कि इतनी सुबह सुबह क्यों आई हो। तो फिर वो अपनी माँ को और अपने पिता को बिना हिचकिचाहट के सब कुछ बता देती है कि उसके पति ने पिछली 2 रातों में उसके साथ क्या किया है और कैसे किया है। जब माँ बाप ये सुनते हैं कि उसकी बेटी के साथ तो रोहित ने बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, तो जो घर वाले थे, जो माता पिता थे, वो पुलिस केस कर देते हैं और पुलिस को रोहित के घर भेजते हैं और रोहित को अरेस्ट करवा देते हैं। दोस्तों, अब चूंकि रोहित और जो निशा थी, इनकी शादी को 2 दिन हो चुका था और रोहित को पुलिस ने पकड़ लिया था। अब इन दोनों का तलाक भी हो जाता है, पुलिस इनका तलाक करवा देती है। अब तलाक जब हो जाता है तो लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है निशा को अपने घर पर रहते रहते। तो फिर बाप जो निशा का था वो निशा से बोलता है कि बेटी, तुम घर पर अकेली कब तक रहोगी, हम चाहते हैं कि तुम और कहीं शादी कर लो, हम तुम्हारे लिए और रिश्ता ढूंढ लेते हैं। तो निशा कहती है कि ठीक है पिताजी। दोस्तों, निशा के लिए फिर और दूसरा रिश्ता ढूंढा जाता है और दूसरा रिश्ता मिल भी जाता है। और जो दूसरा उसका पति होता है वो भी वैसा ही होता है, 30-32 वर्ष की उसकी उम्र होती है। वो भी रोहित से अधिक कहीं ज़्यादा शराब पीने वाला था। उसके साथ में भी 1-1.5 महीने रहती है और 1-1.5 महीने रहने के बाद फिर वहाँ से भी अपने घर चली जाती है। अब पिता फिर उससे पूछते हैं कि तुम्हें आखिरकार चाहिए क्या, तुम्हें कैसा पति चाहिए। तो निशा कहती है कि शराब पीता हो चल जाएगा, लेकिन अगर मेरे साथ मारपीट करेगा तो ये नहीं चलेगा। मैं एक शरीर रखती हूँ अपने पास में, अगर वो मेरे साथ मारपीट रहे करेगा तो मेरा तो शरीर पूरा टूट जाएगा और फिर बुढ़ापे में मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मैं ऐसे पति के साथ नहीं रहूंगी जो मुझे मार पीटे। अब जो निशा के पिताजी थे वो निशा से बोलते हैं कि ठीक है बेटा, तुम अपनी मर्जी से ही अपने लिए कोई ढूंढ लो, फिर हम तुम्हारी उससे शादी करा देंगे। दोस्तों, लगभग 4 वर्ष का समय गुजर जाता है और लगभग 4 वर्ष के समय गुजरने के बाद में निशा की जो शादी थी वो 8 जगह कराई जाती है, लेकिन 8 जगह शादी होने के बावजूद उसे उसके मुताबिक पति नहीं मिलता। 8 जगहों पर उसे जो पति मिलता है वो शराबी मिलता, या कोई जुआरी मिलता, या कोई सट्टेबाज मिलता। उसकी किस्मत जो थी वो आ, कुछ इसी प्रकार से लिखी गई थी कि उसका पति जो कोई भी मिलता वो शराबी ही मिलता। अब 4 साल जब गुजर जाते हैं तो 4 साल गुजरने के बाद में निशा को अपने जो जिंदगी की बर्बाद होने की कहानी की शुरुआत हुई थी उसी पति के घर में पहुंच जाती है। निशा रोहित के घर में पहुंच जाती है और रोहित के पैरों में गिर पड़ती है और रोहित से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें पुलिस में नहीं पकड़वाना चाहिए था। मैं जब नादान थी, कुछ नहीं जानती थी, मैं बहक गई थी, मैं अपने माता पिता के बहकावे में आ गई थी। और दोस्तों, चूंकि रोहित ने भी अभी तक शादी नहीं की थी तो रोहित उसे उठाता है और चुप कराता है, कहता है कि चलो कोई बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों, रोहित जब पुलिस की मार पड़ी रोहित में तो वो शराब पीना छोड़ चुका था और वो अच्छा इंसान बन चुका था। तो रोहित अब निशा को माफ़ कर देता है। दोस्तों, वक्त आता है रात का। रात में जब निशा कमरे में सो रही होती है और उसके पास में जब उसका पति भी रोहित भी सो रहा होता है, तो निशा जो कि अपना मन बना चुकी थी कि वो कुछ भी हो जाए वो रोहित से बदला लेकर के मानेगी, क्योंकि रोहित की वजह से ही उसकी नरक जिंदगी आज नरक में गई है। दोस्तों, रोहित सोता है और जब गहरी नींद में सोया हुआ होता है तो निशा जो थी वो उसके साथ में ऐसी हैवानियत करती है जिसका अंदाज़ा एक पुरुष जात कभी भी नहीं लगा सकती। दोस्तों, निशा रोहित को सोते समय ही उसका गला काट देती है, गला काट करके उसकी हत्या कर देती है और फिर वहीं पर बैठी रहती है। जब सुबह घर से बदबू आने लगती है तो लोग बाहर से इकट्ठे होते हैं और फिर जब देखते हैं कि निशा के हाथ में एक धारदार चाकू है जिसका जो सिरा है वो खून से लथपथ है और पास में ही उसके पति रोहित की भी डेड बॉडी पड़ी हुई है। दोस्तों, जब लोगों ने वहाँ ऐसी हालत देखी तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर पुलिस ने छानबीन की
तो पता चला कि निशा ने ही अपने पति रोहित की हत्या की है। तो दोस्तों, ये थी कहानी रोहित की और निशा की। निशा जो कि एक सीधी सादी लड़की थी और एक मीडिएटर के धोखे का शिकार होती है, और मीडिएटर उसकी शादी को एक शराबी व्यक्ति से कर देता है, जिसकी बाद में निशा की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि जो लोग बिचौलिया हैं, जो दूसरे लोगों की शादी कराते हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़ कर के ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप किसी की भी शादी ऐसे वैसे लोगों से ना कराएं, क्योंकि जो शादी होती है वो एक पवित्र रिश्ता होती है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ में पूरी ज़िंदगी गुजारनी होती है। तो आप किसी भी व्यक्ति के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी के साथ जब आप खिलवाड़ करते हैं तो उसकी ज़िंदगी नरक बन जाती है, जहन्नुम हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगली ऐसी सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।